हम लोगों ने देखा कि मैनुअल कोल माइन और मेटल माइन का जो ओपन कास्ट वर्किंग है, दोनों में, और आज भी हम देखेंगे, आज जो हम देख रहे हैं मैकेनाइज्ड कोल माइन, ओपन कास्ट वर्किंग, दोनों, ये तीनों रेगुलेशन में डीजीएमएस का जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो प्रोविजंस हैं, वो सिर्फ बेंच के स्लोप और बेंच की हाइट और डंप और स्पाइल बैंक के जो इसका जो डंप्स है उसके जो स्टेबिलिटी मैक्सिमम उसी पे ही कॉन्सेंट्रेशन उसका है, तो उसका एंगल और विशेष रूप से स्टेबिलिटी पर है। और क्योंकि सारी दुर्घटनाएं या अधिकतर दुर्घटनाएं इन्हीं सब कारणों से होती हैं, तो आइए हम इसी पॉइंट को पकड़ते हैं और यही कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये परीक्षा में सारे क्वेश्चन इसी पर बनते हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो, माइनिंग क्लासरूम विद तुलसीदास विश्वकर्मा में आज का विशेष वीडियो। पहला पॉइंट इसका यह है प्रत्येक ओपन कास्ट वर्किंग में, मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग से सब रेगुलेशन 2, नीचे बताया गया सब रेगुलेशन 2 से लेकर सब रेगुलेशन 6 तक में बताई हुई सारी की सारी सावधानियां, सारी प्रिकॉशंस ली जाएंगी। दूसरा पॉइंट, मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग को शुरू करने से पहले खान के ओनर और एजेंट, इसमें मैनेजर शामिल नहीं है, ओनर और एजेंट यह सुनिश्चित करेंगे, यह इंश्योर करेंगे कि उनकी खान की कार्यपद्धति वर्किंग में विशेष रूप से पिट स्लोप, डंप स्लोप और इस सब में ऊपर बताए गए स्लोप की स्टेबिलिटी की सुनिश्चित करने की प्लानिंग, योजना और कार्यपद्धति, वर्किंग मेथड उसी प्रकार से हो जैसा कि उपरोक्त पिट स्लोप और डंप स्लोप के लिए की गई है। और ऐसी जो गाइडलाइंस हैं जो साइंटिफिक स्टडी में बताया गया है, और उस साइंटिफिक स्टडी की एक प्रति, एक कॉपी उनके कार्यालय में, खान के कार्यालय में हमेशा उपलब्ध रहेगी। परंतु अगर किसी खान में बगैर साइंटिफिक स्टडी कराए काम चालू है, तो ओनर, एजेंट और मैनेजर, यह मैनेजर ऐड कर लिया, कि यह जिम्मेवारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस रेगुलेशन के इम्प्लीमेंट होने, लागू होने के तारीख से 1 साल के भीतर साइंटिफिक स्टडी करवाएंगे और उसकी रिपोर्ट ले लेंगे। तीसरा पॉइंट, प्रत्येक मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइन में ओनर, एजेंट, मैनेजर यह जरूर सुनिश्चित करेंगे कि सब रेगुलेशन 2 के अंतर्गत तैयार की गई साइंटिफिक स्टडी की रिकमेंडेशन में ये सारी बातें शामिल होंगी। चौथा पॉइंट, ओवरबर्डन बेंच, ओवरबर्डन की बेंच जिसमें एलुवियल सॉइल, मोरम, ग्रेवल, क्ले या डेब्रिस या उनके जैसे ही स्वभाव वाली या प्रकृति वाली मटेरियल उसमें शामिल है, तो उनकी ऊंचाई 3 मीटर से अधिक नहीं होगी और उसकी चौड़ाई ऊंचाई से 3 गुना से कम नहीं होगी। चौड़ाई ऊंचाई से 3 गुना कम नहीं होगी। पांचवा पॉइंट, सब रेगुलेशन 4 में बताए गए मटेरियल की बेंचों को छोड़कर कोल और ओवरबर्डन में रॉक फॉर्मेशन वाली हार्ड पत्थरों की बेंच में की ऊंचाई, वहाँ प्रयोग हो रहे, वहाँ काम में लाई जा रही डिगिंग मशीन या खुदाई करने वाली मशीन
या एक्सकेवेशन मशीन की बूम की पहुंच सीमा से अधिक नहीं हो तथा बेंच की चौड़ाई आगे बताए गए अनुसार ही होगी। ए पॉइंट, बेंच पर प्रयोग हो रही सबसे ज्यादा चौड़ी मशीन की चौड़ाई या +2 मीटर, सबसे अधिक चौड़ाई +2 मीटर, या बी पॉइंट, अगर डंपर प्रयोग में हो रहा है तो उस स्थिति में डंपर की चौड़ाई का 3 गुना, 3 गुना, 3 टाइम्स, या सी पॉइंट, बेंच की ऊंचाई ऊपर बताई गई चौड़ाई में से जो भी ज्यादा हो उसे माना जाएगा। छठवां पॉइंट, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस चाहे तो सब रेगुलेशन 2, 4, 5 में बताए गए साइंटिफिक स्टडी के अलावा भी अपने लिखित आदेश के द्वारा कुछ शर्तों के पालन करने के साथ की बाध्यता के साथ उनसे भी अलग स्पेसिफिकेशंस, डायमेंशंस की बेंच हाइट या विड्थ रखने के लिए कह सकते हैं। यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। मैकेनाइट ओपन कास्ट वर्किंग कोल, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।